हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो भी एक स्टोरी टाइम वीडियो है और वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम है साक्षी वर्मा। साक्षी वर्मा जी ने मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजी। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज या आपका एक्सपीरियंस मैं अपने शब्दों में सुनाऊं तो आप मुझे स्टोरीज या तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं मेल पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या टाइप करके भेज सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद उस स्टोरी को मैं स्टोरी टाइम वीडियो में शेयर कर सकती हूँ। तो फिलहाल पहले हम चलते हैं साक्षी वर्मा जी की स्टोरी की तरफ। साक्षी रहने वाली हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और फिलहाल वो और उनके हस्बैंड न्यू दिल्ली में रहते हैं और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। ये बताती हैं कि जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी, जो कि हुई थी 9 दिसंबर 2016 के दिन, और इस इंगेजमेंट को बरीक्षा भी कहते हैं। तो शादी से पहले लड़के और लड़के के घर वालों के बीच में जो भी रस्म होती है जिसे एंगेजमेंट या परीक्षा कहा जाता है, तो उसके बाद कुछ रस्में कर दी जाती हैं जिससे लड़का और लड़की किसी को भी कोई नजर ना लगे, कोई छल ना लगे। उत्तराखंड में कहा जाता है छल ना लगे। तो इस तरह की रस्में भी की जाती हैं। तो इनकी जो शादी की डेट थी वो निकली थी 6 जून 2017 की। उस टाइम ये बताती है कि उनके हस्बैंड दिल्ली में जॉब कर रहे थे और ये लखनऊ में रहकर जॉब कर रही थी। तो जब शादी से संबंधित कोई भी रस्में हो जाती हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि कुछ धागा, कई बार गले में, कई बार पैर में, कई बार हाथ में, इस तरह के धागे वगैरह पहना दिए जाते हैं ताकि कोई भी बुरी नजर ना लगे, कोई छल ना लगे, कोई ऊपरी हवा ना लगे, कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो। और ऐसा कहा जाता है कि अगर शादी की रस्म हो गई है, यानी किसी की शादी होने वाली है, तो उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि लड़का लड़की कहीं भी ऐसी जगह पर ना जाए, अकेले ना जाए, कुछ भी अगर सड़क पर पड़ा है तो छुए ना। तो इन सारी चीजों का खतरा, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी इंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन शादी और इंगेजमेंट के बीच में काफी ज्यादा गैप था। जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर में इनकी इंगेजमेंट हुई और जून में इनकी शादी होनी थी। तो इतना ज्यादा गैप होने के कारण इन लोगों ने डिसाइड किया कि साक्षी जॉब करती रहेगी और अपनी जॉब फिलहाल छोड़ेगी नहीं, क्योंकि घर में बैठना 6 महीने के लिए बेकार ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिजी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना है। साक्षी बताती है कि इनको इनकी मौसी ने समझाया कि अब तुम्हारी लगन चढ़ गई है, अब जो ऊपरी हवा का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हें ऊपरी हवा लग सकती है, इसलिए अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इनको एक लोहे का छल्ला पहना दिया गया और एक धागा पहना दिया गया और इनसे कहा गया कि इसको अब मत उतारना। और ये बात फिलहाल आई गई हो गई, इन लोगों ने भी धागा वागा पहना दिया, सब लोग निश्चिंत हो गए कि अब कुछ नहीं होगा। वैसे भी बहुत ज्यादा सीरियसली ये चीजें कोई लेता भी नहीं है, बस बता दिया जाता है, पहना दिया जाता है एक रस्म के तौर पर। तो साक्षी को भी लगा कि ठीक है, अगर मुझे धागा पहनाया गया है तो मैं पहने रहती हूँ, क्योंकि भले ही ये बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, ऐसी चीजों को नहीं मानती थी, लेकिन क्योंकि ये शादी से जुड़ी एक निशानी थी, ये सब चीजें थोड़ी सी एक्साइटिंग होती है उस समय की। ठीक है, शादी के बाद हमें ये पहनाया गया है, हम इसको नहीं उतारेंगे। तो इस तौर पर इन्होंने वो धागा पहने रखा। इसके बाद दिसंबर और जनवरी बीत जाते हैं आराम से, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो धागा इन्होंने लगातार पहना हुआ था। उसके बाद आती है 14 की डेट। और अब क्योंकि इंगेजमेंट हो गई थी तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि अब हम लोग डेट पर चलते हैं, वैलेंटाइंस डे हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, जैसा कि जनरली होता भी है। तो साक्षी भी काफी एक्साइटेड हो गई कि ठीक है, 14 फरवरी को हम बाहर जाएंगे। इन्होंने अच्छी सी ड्रेस पहनी, अच्छे से रेडी हुई। लेकिन जब ये पूरी तरह से रेडी हो गई तो इनको ये जो रस्म वाला धागा था जो कि हाथ में पहना हुआ था, वो हाथ में काफी ऑड लगने लगा। अब इनको ऐसा लगा कि ये धागा पहन के अगर मैं इस ड्रेस के साथ जाऊंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, जो भी लगा होगा। तो इन्होंने फटाफट वो धागा काट के रख दिया और उसके बाद डेट के लिए बाहर निकल गई। ये बताते हैं कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, ये अपने आंटी अंकल के पास गई हुई थी। उनका एक बेटा था, यानी कि साक्षी का कजिन, वो उस समय उस दौरान घर पर अकेला था। तो ये उसी के घर पर रुकी हुई थी, वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और इनको डेट के बाद वापस उसी घर पर लौटना था। फाइनली डेट ओवर होती है, साक्षी वापस अपने आंटी अंकल के घर पर आती है जहां पर फिलहाल उनका कजिन ही है। तो वो उस घर में आ जाती है, सब कुछ ठीक ठाक निबट जाता है। वो धागा जो इन्होंने काटा था वो फिलहाल वहीं पर रखा हुआ था जहां पर ये रख कर गई थी। इसके बाद साफ सफाई के दौरान ये धागा फेंक देती हैं। और आज धागा अगर उन्होंने फेंका है तो उसके ही नेक्स्ट डे जो इनका कजिन था वो तो एग्जाम देने के लिए चला जाता है। इनके आंटी अंकल के घर में एक और फैमिली रहती थी रेंट पर, एक पोर्शन उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था। लेकिन वो जो फैमिली थी वो भी फिलहाल अपने होम टाउन गई हुई थी, यानी कि इनके आंटी अंकल के पूरे घर में इस समय साक्षी अकेली थी।
अब दोपहर का टाइम हो जाता है, 12 बजे के आसपास का टाइम था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी का टाइम था, तो थोड़ी हल्की ठंड भी रही होगी। तो अब ये सारा काम खत्म करने के बाद रूम में जाती हैं, वहां पर एक फोल्डिंग लगी हुई थी, उस पर गद्दा पड़ा हुआ था, यानी कि वहां पर लोग सोते होंगे, तो ये भी वहीं जाकर लेट जाती है। अब साक्षी की आदत है कि वो जब भी कोई चीज ओढ़ती है, ब्लैंकेट वगैरह, तो पूरी तरह से अपने शरीर को कवर करके सोती हैं, यानी सिर भी और पैर भी पूरा ओढ़कर सोती हैं। तो क्योंकि फरवरी का मंथ था, हल्की सी ठंड भी थी, तो वहीं पर एक ब्लैंकेट रखा हुआ था एकदम पतला सा, तो वो अच्छी तरीके से अपने आप को कवर करके उस फोल्डिंग पर लेट गई थोड़ा सा सोने के लिए। इन्होंने अपने दोनों हाथ मोड़कर अपने सर के नीचे रखे हुए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पर तो कोई भी नहीं था, जो मेन डोर था वो साक्षी ने बंद किया हुआ था, और साथ ही जिस रूम में लेटी हुई थी उसको भी अंदर से बंद किया हुआ था। अब इनको लेटे हुए करीब 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन फिलहाल ये सोई नहीं थी, बस ऐसी लेटी हुई थी कि हाँ ठीक है, नींद आ रही है, अगर आएगी तो मैं सो जाऊंगी। लेकिन ये पूरी तरह से अपने होशो हवास में थी। तभी अचानक से इनको फील होता है कि उनके पैरों के पास जैसे कि कोई बैठा हुआ हो। अब क्योंकि वो एक फोल्डिंग पलंग था, तो उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी हिलता है, बैठता है, तो मूवमेंट महसूस होता है। अगर आप डबल बेड पे बैठोगे और कोई आकर बैठ जाएगा, तो जनरली आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन फोल्डिंग में पूरा फोल्डिंग हिल जाता है, ठीक है, पूरा उसमें मूवमेंट हो जाता है। तो इसके कारण से इनको ऐसा लग रहा था कि पलंग पर कोई आकर इनके पैरों के साइड बैठ गया है। अभी इनको कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं था, अभी ये हुआ ही था, तभी अचानक से इनको महसूस होने लगा कि ब्लैंकेट के ऊपर से ही जैसे कि इनको कोई दोनों हाथों से टच कर रहा है। और ये जो टच था वो ब्लैंकेट के ऊपर से ही था, लेकिन पैरों से अब ऊपर की तरफ कोई टच करता हुआ इनको आ रहा था। अब ये चीखना चाह रही थी, लेकिन चीख भी नहीं पा रही थी, हिलना चाह रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे कि पूरी तरह से पैरालाइज हो गई हो। ये बताती हैं कि उस व्यक्ति के जो हाथ थे वो नॉर्मल हाथ जैसे नहीं लग रहे थे, वो काफी बड़े थे और काफी हैवी थे। तो अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रही थी, ब्लैंकेट हटा नहीं पा रही थी, चीखने की कोशिश कर रही थी, चीख नहीं पा रही थी। फिर इनको ऐसा महसूस होने लगा कि वो जो भी व्यक्ति था पूरी तरह से इनके ऊपर एक तरह से लेट गया है। और वो जो भी व्यक्ति है, कोई ना कोई मेल है, कोई पुरुष है, ये इनको ब्लैंकेट से हल्का हल्का नजर आ रहा था, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जो ब्लैंकेट था काफी पतला था, और ये दिन का टाइम था। तो ब्लैंकेट से जो थोड़ा थोड़ा आभास होता है बाहर का, उससे साफ पता चल रहा था कि बाहर कोई व्यक्ति है, और वो जो भी है वो एक मेल है। अब इनको ऐसा लग रहा था कि ये जिस तरह से व्यक्ति इनकी ओर बढ़ रहा है, शायद इनको किस करने वाला है या कोई भी गलत हरकत इनके साथ करने वाला है। अब ये लगातार वहां से उठकर भागने की, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पूरा अपना जोर लगा रही थी, लेकिन इनके मुंह से कोई भी आवाज निकल ही नहीं रही थी। लेकिन ये बताती हैं कि भगवान का शुक्र है कि उस समय जो भैया वहां पर रेंट पर रहते थे, जो कि फिलहाल अपने होम टाउन गए हुए थे, ये उसी समय लौट कर आ गए, और गेट के बाहर से इनको लगातार आवाज दे रहे थे। अब ये जवाब देने की भी कोशिश कर रही थी कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन इनकी अभी भी वही हालत थी कि ये बोल ही नहीं पा रही थी। अब क्योंकि इन्होंने मेन गेट बंद कर रखा था, वो लोग जो फैमिली थी वो अंदर नहीं आ सकती थी, तो इनको उठकर जाना ही पड़ता। तो जब इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की और वो कम से कम 5-6 बार बाहर से आवाज दे चुके थे जोर जोर से, तब फाइनली इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो भी एंटिटी थी इनके आसपास वो अब हट गई है। इनके शरीर में मूवमेंट हुआ, और ये उठकर फाइनली खड़ी हो पाई। ये भाग कर गई, उन्होंने भागकर गेट खोला। जब वो फैमिली अंदर आ गई, सब अपने अपने रूम में चले गए, इन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके बाद ये बैठकर सोचने लगी कि वो सब कुछ क्या था। वो ये भी सोच रही थी कि क्या ये सब कुछ सपना था या सच था। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा था कि शायद मैं गलती से सो गई होंगी, मेरी आंख लग गई होगी, क्योंकि दिन दहाड़े किसी के साथ ऐसा हो जाए, ऐसा वो मानता नहीं है, यानी कि यकीन नहीं करता कि मेरे साथ दिन में ऐसा हो सकता है। इन्होंने ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं की। वो उसी कमरे में रात को भी अकेली सोती थी। उसके बाद इनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बीत गए। शादी से कुछ दिन पहले इनके जो होने वाले हस्बैंड थे, जो फिलहाल अब इनके हस्बैंड हैं, वो यहाँ पर रहने के लिए आए, यानी कि इनकी आंटी अंकल के यहाँ विजिट करने के लिए आए। तो इनको यही रूम दिया गया जिसमें उस दिन साक्षी रही थी। अब इनके हस्बैंड को वो रूम दे दिया गया। जब वो रात को अकेले उस रूम में सोए, तो सोने के दौरान उनके साथ कुछ हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब सब लोग भागकर उस रूम में पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे थे। तब उनके हस्बैंड ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर कूदा, यानी कि जब ये पलंग पर लेटे हुए थे तो कोई इनके ऊपर चढ़कर इनकी बॉडी के ऊपर कूदा जोर जोर से। अब इनके हस्बैंड ने, क्योंकि उस समय चादर ओढ़ी हुई थी, लाइट्स भी ऑफ थी, तो इनको कुछ भी दिखा नहीं। ये तुरंत ही उठकर खड़े हो गए, चिल्लाने लगे।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद इनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं इस रूम में नहीं सोऊंगा। फिर अगले दिन साक्षी ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताई, और ये भी बताया कि मेरे साथ भी इस रूम में इस तरह का एक्सपीरियंस पहले हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। इसके बाद इनकी फैमिली के कुछ लोग अपने फैमिली पंडित जी के पास गए। ये जो पंडित जी थे इनके परिवार को अच्छी तरीके से जानते थे, और अभी तक साक्षी बताती है कि हम इन सारी चीजों को, इन सारी घटनाओं को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन इनके पंडित जी ने जैसे ही देखा साक्षी से, मतलब कुछ बातचीत की, तो उनको पता लग गया था कि इसको ऊपरी हवा लग गई है। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने लगन तो चढ़वा दिया लड़की का, लेकिन रिचुअल इसने फॉलो नहीं किए हैं, इससे कुछ गलतियां हो गई हैं, और इसी कारण से इसको हवा लग गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति इसको परेशान कर रहा है, इसके हस्बैंड को परेशान कर रहा है, यानी जो एंटिटी परेशान कर रही है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो शादी की इच्छा लिए हुए इस दुनिया से चला गया, यानी कि उसकी मौत हो गई, और इस कारण से अब वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। फिर उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स बताए इनको फॉलो करने के लिए, वो इन्होंने फॉलो किए, और इस बार सीरियसली फॉलो किए, और उसके बाद से इनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। बाद में इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ सही रहा और आज तक सही है। और हाँ, साक्षी ने एक बात और बताई, वो ये कि पंडित जी ने जब इनसे बातचीत की थी, इनको देखा था, तो ये भी बताया था कि अगर ये बात पता ना चलती, अगर ये बात आप लोग मेरे पास लेकर ना आते, अपने तक ही रखते, तो जब इन लोगों की शादी होती, तो उस एंटिटी का भी ब्याह, उसकी भी शादी इन लोगों के साथ ही हो जाती, यानी कि 7 फेरे पड़ जाते, इन तीनों की शादी हो जाती। और अगर ऐसा हो जाता, तो फिर उस एंटिटी को इन दोनों से कोई भी अलग नहीं कर पाता, क्योंकि वो धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं, मतलब रिचुअल्स फॉलो करके इनके साथ अटैच हो जाता, और उसके बाद इनमें से किसी ना किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाती, क्योंकि ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। और तब से ये बताती हैं कि उसके बाद से सारे रिचुअल्स फॉलो करती हैं और इन चीजों को सीरियसली लेती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो किसी के भी साथ, तो भले आप माने या ना माने, लेकिन किसी ना किसी पंडित से, किसी से बातचीत कर लेनी चाहिए, स्पेशली तब जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम होने जा रहा हो, जैसे कि शादी होने वाली हो, या आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जमीन में आपको कुछ अजीब सा महसूस हो, किसी घर को लेने वाले हो, वहां पर आपको कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हो, तो किसी ना किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए, और इन चीजों को बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी वर्मा जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे कुछ और सब्सक्राइबर्स भी अपनी स्टोरी मेरे पास भेजेंगे, और कुछ लोगों ने भेजी भी हैं, लेकिन मुझे उनकी स्टोरीज ऑथेंटिक नहीं लगी, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि जो सच्ची स्टोरीज होती हैं वो पता चल जाती हैं, और कुछ तो ऐसी थी जैसे कि कोई मूवी चल रही हो, तो उस तरह की स्टोरीज में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे ही फेक लग रही हैं, तो मैं उन्हें ऑथेंटिसिटी से बहुत नेचुरल वे में नहीं सुना पाऊंगी, और शायद आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। तो वो कुछ स्टोरीज तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन अगर सच्ची कोई ऑथेंटिक स्टोरी आपके पास है, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपका नाम शेयर करना है या नहीं करना है। जैसा भी आप कहेंगे उस तरह से मैं स्टोरी टाइम वीडियो में आपकी स्टोरी सुना दूंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।